Hello students, this is Sonali. Welcome back to my physics class. So you are watching a YouTube channel जिसका नाम है Physics the Friction of Minds. So friends, last lecture में हमने chapter start किया था new chapter that is dual nature of radiations and matter. Okay, so in that particular first lecture we have discussed the introductory session of this chapter and we have seen that what is mean by photoelectric effect and how is the experimental setup of photoelectric effect. So same experimental setup हमने last lecture में explain किया है. So आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, इस source से यहाँ पे radiations incident हो गए, ये emitter plate है, इस emitter plate पे जैसे ही radiations incident हो गए, इस plate में से जो electrons है, free electrons वो emit हो गए, ये emitted electrons ये collector plate collect करेगी और accordingly इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा जिसे हमने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मेजर्ड बाय दिस माइक्रो एम्पियर. ओके, एंड वी हैव यूज्ड दिस वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स so that we can vary the potential of these two plates, but in the start we assume that this collector plate is maintained at a fixed positive potential and that's why it acts as anode, and this emitter plate is maintained at a fixed negative potential and that's why it acts as a cathode. Okay, so what we have to do in this lecture is that ये जो भी experimental setup के through experiment perform किया गया photoelectric effect का, तो obviously experiment करने के बाद उन्होंने कुछ observations record किए होंगे, तो वही observations हमें इस lecture में क्या करना है, discuss करना है. So regarding our point is ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी समझ लो, हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में जो है वो पॉइंट वाइज मतलब 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक स्मार्टली अगर इन सारे ऑब्जर्वेशंस को डील करें तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा. तो सी द स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, now if I am talking in the language of cause and effect, okay, so you know that what is the effect, photoelectric current flow हो रहा है तो वो क्या है, इफेक्ट है. इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर पाथ मिलता है तो करंट कंट्रीब्यूट होगा, उस करंट को हमने कहा था फोटोइलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज इफेक्ट, बट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट. कॉज क्या था, इंसिडेंट रेडिएशन. सो जब हमने रेडिएशन इंसिडेंट किए तब क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए और फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ. सो इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सुटेबल हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर कॉज एंड दिस फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज द इफेक्ट. ओके, सो अब रेडिएशंस जो हमने इंसिडेंट किए तो हर रेडिएशन को एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है, इसके बाद रेडिएशन को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है. अगर आप यूवी रेडिएशन लोगे तो फ्रीक्वेंसी दूसरी रहेगी, विजिबल लोगे तो फ्रीक्वेंसी दूसरी रहेगी. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, एट वन टाइम यू हैव टू कीप दिस पैरामीटर कांस्टेंट. आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, आपको इंटेंसिटी को वैरी करना है, और इंटेंसिटी अगर वैरी करते हो तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा ये आपको स्टडी करना है. तो यही ऑब्जर्वेशंस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं. सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखो, आप फ्रीक्वेंसी को वैरी करो, और फ्रीक्वेंसी को वैरी करने के बाद इस वैरी फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. और थर्ड फैक्टर जो है, ये दोनों प्लेट्स एक फिक्स पोटेंशियल पे रखी है, इनका पोटेंशियल जो है वो आप डिफर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स. सो इफ आई change the potential of these two plates, okay, so इस variable potential difference का बेस photoelectric current पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें डिस्कस करना है. so we have a 3 parameter. so अगर हम इंटेंसिटी वैरी करके photoelectric current ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट टाइम आपको ये रेस्ट ऑफ द 2 पैरामीटर जो है वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. अगर आप फ्रीक्वेंसी का फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ वेरिएशन स्टडी कर रहे हो तो आपको इंटेंसिटी और ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के वेरिएशन के साथ फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन स्टडी कर रहे हो तो आपको ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है.
सो ये थी हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी। ओके, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपको कई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे की टर्म्स हमें देखने हैं जो आपको एमसीक्यू या फिर 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट जो है वो थ्योरी प्रॉपर लिखते हैं, डेरिवेशन प्रॉपर लिखते हैं, बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उसमें ही मतलब मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और आपके मार्क्स भी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वेरिएशन जो है हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन photoelectric करंट। तो अगर हमें इंटेंसिटी वैरी करके फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन स्टडी करना है तो हमें क्या करना होगा, इस इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रखनी होगी, कांस्टेंट। ये हमने पहले ही डिस्कस किया। एट द सेम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस जो है, PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स, ये भी क्या रखना होगा, आपको कांस्टेंट रखना होगा। ओके, और इंटेंसिटी जो है इनकमिंग रेडिएशंस की वो आपको क्या करनी है, वैरी करनी है। ये आपको करनी है मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये ऐसे स्ट्रैटेजी के थ्रू ही ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए हैं, हम सिर्फ वो ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज इट इज गिवन इन अ syllabus. Okay, so see what happens. You have to keep the frequency of incoming radiation constant. That means you have to incident a radiation of fixed frequency, फिर वो UV रहो या फिर और कोई हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन हो, उसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखना है, मतलब क्या, you have to maintain this collector plate at a fixed positive potential and this emitter plate at a fixed negative potential, so that potential difference between these two plates will be constant, which is recorded by this voltmeter. Okay, so now what you have to do, you have to vary this intensity, और इस varying intensity का फोटो करंट मतलब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा ये स्टडी करना है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, so they got to know that with increase in intensity, suppose पहले इंटेंसिटी 0 थी तो 0 इंटेंसिटी के लिए फोटो करंट भी 0 था, मीन्स नंबर ऑफ एमिटर इलेक्ट्रॉन्स भी 0 थे। जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, अगेन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड। Okay, so this way they increase the intensity and they got to know that with the increase in intensity of the incoming radiation, the number of emitted photoelectrons were also increasing. जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। That means what I can conclude from this, it is very well clear that what I conclude, number of emitted photoelectrons is directly proportional to what? Proportional to intensity of incident radiation. So this is the first observation they got when they kept the frequency and potential difference constant. They varied the intensity and they recorded the photocurrent, and they got to know that with increase in the intensity, the number of photoelectrons were varying equally, linearly. That means a photoelectric current is directly proportional to the intensity of incoming radiation, and that's why if we plot a graph of, अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ प्लॉट करें, सो वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, फोटो करंट, बिकॉज ये हमारा डिपेंडेंट पैरामीटर है और ये किसके साथ वैरी हो रहा है, इट इज वैरिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। सो एज वी हैव सीन अर्लियर, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई फोटो करंट बढ़ा, सो लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ का नेचर कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, फिजिक्स में अगर दो पैरामीटर लीनियरली वैरी हो रहे हैं
तो उनका जो ग्राफिकल नेचर होता है इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन. Okay, so this is the first observation they got from this particular experiment of photoelectric effect. Okay, so I just hope you got this. Now in the second step, अब आप क्या करो, पहले आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी को वैरी किया था. अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on photoelectric current. So while studying the effect of frequency on photoelectric current, now you have to keep rest of the two parameter constant. What are those? You have to keep intensity और दूसरा potential difference between these two plates. So you have to keep this two parameter constant. Okay? So अब देखो क्या हुआ, जब इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स को कांस्टेंट रख के इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वैरी की गई और वैरिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जब फोटो करंट रिकॉर्ड किया गया तो दे गॉट टू नो दैट फ्रीक्वेंसी जीरो थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो था. जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टिल जीरो है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हो रहे थे. फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, स्टिल फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो था. फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो था. ऐसे कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए. सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के लिए अब फोटो करंट जो है वो जीरो से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ. फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब फोटो करंट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ. सो ये फ्रीक्वेंसी तक, दिस इज ऑब्वियसली इन हर्ट्ज. ओके, so up to this frequency the photoelectric current was zero. It was zero, but after this frequency now photoelectric current starts rising. Okay, so this particular value of frequency, ये जो frequency की value है जिसके below photoelectric current zero था और जिसके above photoelectric current जो है वो धीरे धीरे rise हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रीक्वेंसी देखोगे तो एफ होगा, कहीं पे फ्रीक्वेंसी आपको एन मिलेगा वेव मैकेनिक्स में, कहीं पे फ्रीक्वेंसी क्वांटम मैकेनिक्स में न्यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड frequency and it is denoted by mu naught. Okay, so frequency का जो वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो इस तरह से मिला. ठीक है, कि at some particular value of frequency up to this below this frequency photoelectric current was zero, and above this frequency or beyond this minimum frequency the photoelectrons or photoelectric current starts to rise, means photoelectron starts to emit from the metal surface. So this particular frequency, this limiting value of frequency is called as a threshold frequency. Okay, so देखो ग्राफिकल नेचर कैसा होगा. ये इस तरह से यहाँ पे होगा आपका फोटो करंट, बिकॉज आपका इफेक्ट क्या है, आपका इफेक्ट है फोटो करंट, सो इट विल बी ऑलवेज अलोंग वाई एक्सिस. ओके, सो दिस इज फोटो करंट एंड नाउ दिस विल बी फ्रीक्वेंसी. ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू. सो जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, फोटो करंट जीरो था, एट सर्टन पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी नाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स टू स्टार्ट राइज लाइक दिस. So this limiting value of frequency is called as a threshold frequency and is denoted by mu naught. Okay, so how will you define this threshold frequency? अगर हमें इस threshold frequency को define करना है तो definition क्या होगी? Threshold frequency is defined as this is what a minimum value of frequency. Minimum frequency of what? Of incoming incident radiation above which or beyond which
क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स get just emitted, photoelectrons just emit from metal surface. Okay, so this particular frequency is called as a threshold frequency and is denoted by nu naught. So what will be the condition for the photoelectric effect or photoelectric current to flow? If your frequency, this is your given frequency which is denoted by nu. Okay, so if your frequency is greater than nu naught, where nu naught is called as a threshold frequency, so अगर ये condition satisfy होती है तो ही आपको photoelectric current मिलेगा. और अगर आपकी frequency threshold frequency से कम है, so you will not get a photoelectric current. So this is very important condition for the photoelectric current and photoelectric effect. So your frequency should be greater than threshold frequency. तभी photo current flow होगा, तभी electrons emit होंगे. ठीक है? So this was the effect of frequency on photoelectric current. Okay. Now let's see the effect of potential difference. Effect of potential difference on photoelectric current. Okay, so अगर आपको इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट देखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको फ्रीक्वेंसी और एंड इंटेंसिटी दोनों को क्या रखना होगा, कांस्टेंट. सो यू हैव टू कीप frequency and intensity of incoming radiation constant. Now you have to vary the potential difference between these two plates and accordingly you have to study the variation in photoelectric current. Okay, तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करना है. मतलब क्या करना है, इनिशियली हमारी ये जो कलेक्टर प्लेट थी वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे थी. ठीक है, अगर ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगी, एक्सेलरेट करेंगी. करके इस पोटेंशियल को हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. एंड अगर इस कम्यूटेटर की के थ्रू हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, वी कैन मेक दिस पोटेंशियल प्लेट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल. अगर ये प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिटार्ड करेंगी. सो उस नेगेटिव पोटेंशियल को कहा जाता है रिटार्डिंग पोटेंशियल. ठीक है, सो इनिशियली क्या था, ये हमारी जो कलेक्टर प्लेट थी, कलेक्टर प्लेट वो थी पॉजिटिव पोटेंशियल पे और एमिटर प्लेट थी नेगेटिव पोटेंशियल पे. तो अभी आपको क्या करना है, इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है, इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है V, इसे इंक्रीज करना है और अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होगा ये स्टडी करना है. ठीक है, सो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है. तो देखो क्या होगा. Okay, so you have to, initially this plate was already at a positive potential. Now what you are doing, you are increasing the potential of this collector plate. That means you are making this collector plate more and more positive. Okay, so suppose आपने collector plate का potential increase किया. Okay, जैसे ही आपने collector plate का potential increase किया, photoelectric current भी क्या हुआ, increase हुआ. Suppose ये photoelectric current increase हुआ. फिर से आपने कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज किया, उसे और पॉजिटिव बनाया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हुआ. इस तरह से आप कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाते गए, उस प्लेट को मोर एंड मोर पॉजिटिव बनाते गए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होते गया इस तरह से. ठीक है, अब क्या हुआ, इस कलेक्टर प्लेट को आपने इतना पॉजिटिव बना दिया, इसका पोटेंशियल जो है वो आपने इंक्रीज करके क्या किया, एक ऐसी स्टेज रीच होगी कि सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये कलेक्टर प्लेट क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी. ठीक है, सो उसके बाद अगर फिर से आपने इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है फिर से अगर इंक्रीज किया तो यहाँ पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट.
ये मैक्सिमम होके क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है इस प्लेट का। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। अब पोटेंशियल बढ़ाते गए बट एक ऐसी स्टेज रीच हुई कि अब ये कलेक्टर प्लेट ने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लिए। अगर उसने सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लिए तो उसका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अगर आप फिर से पोटेंशियल बढ़ाते गए, सो doesn't matter that how much extent, up to how much extent you are increasing the potential, once this photoelectric current reaches its maximum value, now for all increasing potential it will remain constant, it will remain constant. Okay, so this is maximum value of photoelectric current and that is denoted by I naught, which is called as a saturation current. मतलब पोटेंशियल के साथ करंट बढ़ा बट करंट बढ़ के एक फाइनल स्टेज आ गई कि करंट उसके ऊपर नहीं बढ़ सकता, तो उस करंट को कहा जाता है सैचुरेशन करंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत भूख लगी है, आपके सामने एक डिश रखी, आपने खा ली, दूसरी रखी खा ली, तीसरी खा ली, ठीक है, इस तरह से आप खाते गए, आपकी भूख मिट गई, ठीक है। उसके बाद आपकी फेवरेट डिश भी आपके सामने रखी तो आप नहीं खा पाओगे, क्यों, क्योंकि आपकी सैचुरेशन स्टेट रीच हो चुकी है जिसके ऊपर आप नहीं खा सकते। वैसे ही इस करंट के साथ होगा, ठीक है। सो दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। सो हाउ विल यू डिफाइन द सैचुरेशन करंट? अगेन वी गॉट अ न्यू टर्म, saturation current, which is denoted by I naught. So this is what? This is maximum value of photoelectric current or photo current, which cannot increase further, which cannot increase further, even though there is increase in, even though there is increase in potential of collector plate। एक बार सैचुरेशन स्टेट पहुंच गई, उसके ऊपर आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ करंट अब नहीं बढ़ेगा। सो दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट एंड इज डिनोटेड बाय I naught। अंडरस्टूड? सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन करंट बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू। थर्ड वेरिएशन हम स्टडी कर रहे हैं। पहले इंटेंसिटी का देखा, फिर फ्रीक्वेंसी का, पोटेंशियल डिफरेंस का। सो उसमें फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते गए, फोटो करंट बढ़ते गया, मैक्सिमम हो गया, उसे हमने कहा सैचुरेशन करंट। अब हम क्या करेंगे, इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कलेक्टर प्लेट का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। इस डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स डिक्रीज, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा, इस कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल आप डिक्रीज कर रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप इस कलेक्टर प्लेट को निगेटिव बना रहे हो, आप इस कलेक्टर प्लेट को निगेटिव पोटेंशियल पे रीच कर रहे हो, ठीक है। बराबर, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होके जीरो होके जब निगेटिव होगा तो ये प्लेट क्या है, ये जो कलेक्टर प्लेट है ये निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू यूज दिस कम्यूटेटर की, यू हैव टू रिवर्स द पोलैरिटी, ओके, एंड दैट इज द यूज ऑफ दिस कम्यूटेटर की। सो अभी आपने क्या किया, इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है भी उसे डिक्रीज किया, और डिक्रीज करने के बाद उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट होता है ये आपने ऑब्जर्व किया, आपने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने किया, ठीक है। सो जैसे ही अब इस कलेक्टर प्लेट का पहले हमने बढ़ाया था, अब स्टेप वाइज उसे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो जैसे ही कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कम किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो गया। इस तरह से इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होते गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होते गया। ये पोटेंशियल डिक्रीज होके जीरो हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होते रहा, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होके जीरो होके हमने इसे निगेटिव पोटेंशियल पे रीच किया, इस कलेक्टर प्लेट को। सो जैसे ही इसका पोटेंशियल निगेटिव होते गया,
सो एक पर्टिकुलर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, स्टेप वाइज डिक्रीज होते गया, बट एक पर्टिकुलर निगेटिव पोटेंशियल पे अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होके कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात? जैसे कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होने लगा। फिर इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 और निगेटिव हो गया, और एक पर्टिकुलर मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल पे क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होते होते कितना हो गया, 0 हो गया। सो जिस निगेटिव पोटेंशियल पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया, उस निगेटिव पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि इस पोटेंशियल ने क्या किया, इस निगेटिव पोटेंशियल ने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड कर दिया, फोटो करंट को 0 कर दिया, राइट? मतलब फोटो करंट को स्टॉप कर दिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और मैंने पहले ही कहा था, अगर ये प्लेट निगेटिव पोटेंशियल पे है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, रिटार्ड करती है। सो आपने इस प्लेट को वो उसका पोटेंशियल डिक्रीज करते करते निगेटिव पोटेंशियल पे रीच किया। अब ये क्या करेगी, प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट ना करते हुए उनको रिटार्ड करेगी, उन्हें एक्सेलरेट ना करते हुए रिटार्ड करेगी, और करके क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 0। सो जिस कलेक्टर प्लेट के जिस मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया, that potential is called as stopping potential because it stops the flow of electrons, it stops the photoelectric current. That's why this is called as a stopping potential. Understood? So now you have to define the stopping potential. Again you got a new term. Okay? So stopping potential कैसे define करोगे? This stopping potential is denoted by V0. Okay? सो पोटेंशियल है मतलब V, और इस पोटेंशियल पे करंट 0 होता है, दैट्स व्हाई V0. ओके, सिंबल. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इट इज मिनिमम। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है, इस कलेक्टर प्लेट का। ओके, सो मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल ऑफ व्हाट, ऑफ कलेक्टर प्लेट, of collector plate at which क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes 0, at which फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes 0 is called stopping potential. So this potential is called stopping potential. Okay, so this was the variation, or this was the effect of varying potential difference on photoelectric current. So you should know this. Okay, so अब हम क्या करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। 2 स्टेप देखी, पहले स्टेप में पोटेंशियल बढ़ाया तो हमें सैचुरेशन करंट मिला, फिर हमने पोटेंशियल इस प्लेट का डिक्रीज किया तो हमें क्या मिला, एक पोटेंशियल मिला जहाँ पे करंट जो है वो 0 हो गया, उस पोटेंशियल को हमने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, बट ये 2 स्टेप करते वक्त हमने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा था। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, इनकमिंग रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, और इंटेंसिटी को क्या करेंगे, वैरी करेंगे। Okay, so by keeping the frequency constant and by varying the intensity of incoming radiation, we'll repeat the same experiment. Same experiment repeat करना है मतलब क्या, फिर से इस कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करना है और फिर क्या करना है, डिक्रीज करना है. सो इट इज ऑब्जर्व दैट इफ यू विल plot the graph for this, then see the nature of graph. So this is your photo current. So y axis पे तो हमेशा फोटो करंट ही रहेगा क्योंकि वो इफेक्ट है. अब आप क्या कर रहे हो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है. सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस. सो इधर का जो है वो है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर जो है वो आपका है नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पे होगा 0, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग,
by repeating the same experiment, but the difference is just that now we are varying the intensity. ठीक है, so जैसे ही एक इंटेंसिटी की वैल्यू ली, suppose this is I1, so for this intensity the value of stopping potential was suppose this much, so stopping potential is minus V naught. ये निगेटिव होता है, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय V naught. अब आपने क्या की, इंटेंसिटी बढ़ाई. जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाई, यू गॉट टू नो दैट फॉर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम है, मतलब यही वैल्यू है. आपने फिर से इंटेंसिटी बढ़ाई, सो दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3. सो अगेन विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी the value of stopping potential was same like this. Okay, so this is your current axis, this is your photo current axis. Okay, so that means with increasing the intensity of incoming radiation by keeping the frequency constant, the value of stopping potential remain constant. Means what conclusion I got from this? Stopping potential does not depends on what? Intensity, on intensity of incident radiation. बिकॉज हर इंटेंसिटी के लिए अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम आ रहा है, मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी को कैसे इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ incident radiation. Okay, so this is one more important conclusion that you have to remember. So here your I1 or your I3 is greater than I2 is greater than I1. So for all the varying intensity, for all the increasing intensity, the value of stopping potential is same, and that's why it is independent of the intensity of incident radiation. So बच्चों अभी देखो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है. अब फोर्थ स्टेप में मतलब ये थर्ड पॉइंट की फोर्थ सब स्टेप है. ओके, इसमें थर्ड में क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को वेरी किया था. अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, और इस वेरिंग फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिंग फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से कांस्टेंट रहता है या फिर चेंज होता है, ये स्टडी करेंगे. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट when the experiment was repeated by keeping the intensity constant and by varying the frequency of incident radiation, okay, and potential difference तो आपको vary करना ही है. तो they got to know that, what they got to know, जैसे ही frequency बढ़ाई stopping potential भी क्या हुआ, बढ़ते गया. जैसे ही frequency increase होते गई stopping potential भी increase होते गया. मतलब क्या, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और निगेटिव होते गया, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका जो है वो ऑलरेडी निगेटिव है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है. बट किधर इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मतलब विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द दिस डायरेक्शन इन नेगेटिव सेंस. ओके, सो सी द नेचर ऑफ ग्राफ. सपोज दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी है. सो लेट दिस बी डिनोटेड बाय nu1. ओके, सो फॉर nu1 you got this value of stopping potential, so let this be denoted by V01. okay, so now you increase the frequency. so जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, मैंने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ, बट किधर इंक्रीज हुआ, निगेटिव सेंस में. सो ये हो गया माइनस V02. फिर से आपने, सो दिस इज nu2. ओके, दिस इज व्हाट, nu2. अगेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और you observe that with increase in frequency nu3 again stopping potential has been increased and it becomes minus V03. okay, so here your nu3 is greater than nu2 is greater than nu1. That means as you have increased the frequency, for each increase in frequency stopping potential is also increased, it becomes more negative. okay, so and it has been observed that for each value of frequency, for all increasing frequency, this photoelectric current, ये y axis पे क्या है, photoelectric current. so
जो कि सैचुरेशन स्टेट पे था, जिसे हमने कहा था सैचुरेशन करंट। तो सारे इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट जो था वो कैसा था, कांस्टेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। व्हाट इज दैट? इफ यू आर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट, आप कर क्या रहे हो थर्ड स्टेप में, मतलब थर्ड पॉइंट में आप कर क्या रहे हो, इस प्लेट को पॉजिटिव बना रहे हो, सैचुरेशन करंट आपको मिल रहा है, फिर इस प्लेट को क्या कर रहे हो आप, निगेटिव बना रहे हो। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल पे आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो रहा है, जिसे आपने कहा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, फिर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी वैरी की, तो हमें पता चला कि हर इंटेंसिटी के वैल्यू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा था, सेम था। फिर हमने क्या किया, इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी वैरी की, तो हमें पता चला जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, इट इज इंक्रीजिंग नेगेटिव सेंस, and for all the increasing value of frequency this saturation current is found to be constant. Okay, so that's why this straight line parallel to this x-axis represents the constant quantity. That means saturation current is constant. So what is the conclusion? I can say with increase in frequency, पॉइंट हमारा वही चल रहा है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बट इसमें हमने क्या किए, हम सब केसेस देख रहे हैं। So with increase in frequency of incoming radiation, what is happening? Stopping potential also increases. That means your stopping potential V naught depends on what? Depends on frequency of incident radiation and not on intensity. This is very important conclusion. So stopping potential, पहला conclusion निकाला था, stopping potential does not depends on intensity, but here stopping potential depends on frequency. So combined conclusion is stopping potential V naught depends on frequency and not on intensity of incoming radiation. मार्क कर लो, this is very very important. ये की पॉइंट्स अगर आपको समझ में आते हैं, ये की पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में रहते हैं, तो ही आपको कोई भी क्वेश्चन आया 1 मार्क के लिए तो आंसर लिखते रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने देखा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें दो की टर्म्स हमें मिली, एक थी सैचुरेशन करंट आई नॉट, दूसरी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। मैक्सिमम करंट की वैल्यू सैचुरेशन करंट, और जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो रहा है दैट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड इट इज ऑलवेज ऑफ दिस प्लेट दैट इज कलेक्टर प्लेट. ठीक है, सो ये था. अब हमें क्या करना है फोर्थ पॉइंट में. फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या किया देखो, दे आर रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट दे डिड, दे वैरी द इंटेंसिटी. उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को वैरी किया. ठीक है, और इंटेंसिटी को वैरी करके इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसे काइनेटिक एनर्जी होती है. सो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या की, ऑब्जर्व की. सो दे गॉट टू नो दैट विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, आप कितना भी इंटेंस रेडिएशन लो, ठीक है, आप कितना भी इंटेंस रेडिएशन लो, कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज करो, दे गॉट टू नो दैट kinetic energy of this emitted electrons was found to be constant. So what is the conclusion? What is the conclusion? Kinetic energy of emitted or ejected electrons does not depends on intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation. Okay, now what they did in the next step, पहले स्टेप में उन्होंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी. ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी वैरी की, और वैरिंग इंटेंसिटी का एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है ये स्टडी किया. सो दे गॉट टू नो विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी the kinetic energy of emitted electrons found to be constant. That means
kinetic energy of emitted electron does not depends on the intensity of incoming radiation, and that's why now what they did, अब क्या किया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी को वैरी किया, एक पर्टिकुलर हाई इंटेंसिटी पे, एक फिक्स्ड इंटेंसिटी पे। अब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, अब क्या है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी वैरी की, तो उन्हें पता चला जैसे ही फ्रीक्वेंसी वैरी हुई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। दैट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन, के ऑफ emitted electrons increases with what, with increasing frequency of incident radiation। देखो सारे कंक्लूजन, सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, पर वहाँ पे एक पर्टिकुलर ये स्ट्रैटेजी नहीं मेंटेन की है कि स्टेप वाइज कैसे चलना है, स्टेप वाइज कैसे इन पॉइंट्स के साथ डील करना है, ठीक है। सो ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। अगेन वी गॉट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, के ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन does not depends on intensity and it only depends on the frequency of incoming radiation. This is very important, okay. And this kinetic energy is found to be different. Kinetic energy of this emitted electron is found to be different for different metals, okay. Because जैसे metal change होगा वैसे ही क्या होगा, emitted electrons जो है उनकी जो kinetic energy है वो भी क्या होगी, change होगी, okay. So now one more and the last term that you have to remember, it's point number 5. The last and the very important conclusion that they got from this particular experiment, and is that this photoelectric effect is found to be instantaneous process. Instantaneous means what? जैसे ही रेडिएशंस इस एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट हुए, विदाउट एनी टाइम लैग, विदिन 10⁻⁹ सेकेंड मीन्स 1 नैनोसेकेंड, क्या हो रहा, इन जस्ट 1 नैनोसेकेंड जैसे ही रेडिएशंस इस एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट हुए, सो विदिन 1 नैनोसेकेंड इलेक्ट्रॉन्स जो है इस मेटल प्लेट से बाहर पड़े, मीन्स व्हाट, देयर इज नो टाइम लैग। अगेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, there is no time lag between incidence of radiation on metal surface and emission of electrons from metal surface, and that's why this is called as instantaneous process. Okay, so within just 1 nanosecond you got the effect after irradiating this metal with a suitable frequency of radiation, okay. And that's why this is called as instantaneous process. There is no time lag, okay. सो मतलब जैसे रेडिएशन आया, मेटल पे इंसिडेंट हुआ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर पड़े, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन्स वेट कर रहे थे कि कब रेडिएशन आएंगे और कब हम इस बाउंडेड रीजन से क्या होंगे, बाहर पड़ेंगे, ठीक है। सो सारे कंक्लूजन्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होगा, थ्योरी नहीं आएगी आपको इस पे, बट आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, और एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम मिस्टेक करते हैं। So you have to remember all the conclusions smartly. मैंने हर जो डिस्कशन किया उसके एंड में कंक्लूजन्स यहाँ पे नोट किए थे। अगर वो सारे कंक्लूजन्स आपके पास है, आपने नोट किए हैं, तो आपको इस पॉइंट में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। सो कुछ न्यू टर्म्स हमें मिली, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस टर्म। डेफिनेशन ध्यान में रखो, डेफिनेशन भी आपको 1 मार्क के लिए आ सकती है, ओके। बहुत सारे डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दी है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी, सो नोट इट डाउन
ओके, सो नाउ अब ये थे ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किए, ये सारे ऑब्जर्वेशन उन्होंने लाइट के वेव थ्योरी पे, रेडिएशंस के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किए। तो उसमें जो फेलियर्स है वो फेलियर डिस्कस करेंगे और फिर हम आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस, थैंक यू।